lecture we are going to deal with the single calculative portion of this chapter, that is packing efficiency. And if we talk about its definition, it can be defined as the percentage of total space occupied by the particles. मीन्स अगर हम किसी क्रिस्टल को ही स्पेस मान लें तो उस क्रिस्टल के कितने परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम को उसके अंदर के एटम्स या फिर किसी पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है, वही उस क्रिस्टल का पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। और बच्चों, एज वी नो दैट किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। इट मीन्स अगर हम उसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें तो ओवरऑल क्रिस्टल का भी पैकिंग एफिशिएंसी सेम होगा। तो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट सेल के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो कुछ ऐसा होता है। मीन्स इट कैन बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। यहाँ पे बच्चों जो न्यूमरेटर है उसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, किसी भी यूनिट सेल में जितने भी एटम्स होते हैं सबका साइज तो सेम होता है। तो अगर हम किसी एक एटम का वॉल्यूम निकाल लें तो उसके बाद हम लोग उस वॉल्यूम से टोटल नंबर ऑफ एटम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बच्चों इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100। यहाँ पे बच्चों जेड क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, जिसको हम लोग कैलकुलेट करना लास्ट लेक्चर में सीख लिए थे। तो बच्चों, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। और बच्चों, मैं उस कैलकुलेशन को स्टार्ट करने पहले एक और बात बता देता हूँ। हम लोग किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, जो हर टाइप के यूनिट सेल के कैलकुलेशन में सेम होगा। तो उसको मैं अभी ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो बच्चों, इस फॉर्मूला को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें हमें 3 क्वांटिटीज़ रिक्वायर होती हैं। पहला जेड, तो जो तो हमें पहले से पता है क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना होता है, तो ये तो पहले से ही नोन होगा हमारे लिए। दूसरा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम इन द यूनिट सेल। तो ये क्या होगा? तो देखिए बच्चों, एटम को तो स्फेयर माना गया है और स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेयर, मतलब रेडियस ऑफ द एटम। तो इसके जगह हम लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम इन द यूनिट सेल के जगह हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। और तीसरी क्वांटिटी जो कि नीचे है डेनोमिनेटर में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे बच्चों जो यूनिट सेल है वो एक्चुअल में क्या है? एक क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। अगर हम लोग साइड को ए से रिप्रेजेंट करें तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब। तो बच्चों, हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पे जेड की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी नोन रहेगी। अब बच गया आर और ए की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो बच्चों प्रोवाइडेड नहीं रहती है। तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसके वैल्यू को? तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रिक अपनाते हैं। किसी तरीके से स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके हम लोग आर और ए के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं और उस रिलेशन से ए की वैल्यू आर के टर्म में लिख लेते हैं और वही ए की वैल्यू आर के टर्म में इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद देखिए, ऊपर तो हमारा आर क्यूब पहले से रहता है, नीचे भी जहाँ ए क्यूब था वो भी आर के टर्म में आ जाएगा और नीचे भी हमें आर क्यूब मिल जाएगा। तो ऊपर भी आर क्यूब, नीचे भी आर क्यूब, दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा ये जो ए और आर वाला लफड़ा था वो ख़त्म हो जाएगा
और केवल हमें नंबर्स मिलेंगे जिसको हम लोग इजीली सिंप्लीफाई करके पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को एक्चुअल में अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, जैसा मैं आप लोग को पहले ही बताया था, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं वो यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बच्चों जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब टच किए रहते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर के दूसरे पोर्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। और इसी फिगर से बच्चों हम लोग एज लेंथ जो कि ए है और रेडियस ऑफ द स्फीयर जो कि आर है, इन दोनों के बीच का रिलेशन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अगर आप डायग्राम को, फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो आर की वैल्यू से जस्ट डबल है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2r, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे। अब इसी का यूज़ करके चलिए अपना पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें अभी पता है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, तो बताइए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, हाँ 1। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम इन द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a क्यूब इंटू 100%। तो इसको अगर पुट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमने क्या किया, लिख दिया 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या थी, 2r। तो जैसे ही a की जगह 2r पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे 2r के क्यूब को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8r क्यूब, जैसे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। अब देखिए, इस स्टेप में बच्चों ऊपर भी हमारा r क्यूब है, नीचे भी r क्यूब है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो बच जाएगा केवल नंबर, जो कि हमारा क्या मिलेगा, 4 इंटू पाई अपॉन 3 इंटू 8। इसको सिंपल आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। और अगर आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो है 52.40%। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगा हमारा 52.4%। यहाँ पे बच्चों हम लोग वॉइड परसेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या था, यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया, वो तो हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। और यूनिट सेल के वॉल्यूम में से अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो तो बच क्या जाएगा, खाली स्पेस, और वही क्या होता है, वॉइड परसेंट। तो वॉइड परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड परसेंट 100 माइनस 52.4 मीन्स 47.6%। इस तरीके से बच्चों सिंपल क्यूबिक लैटिस में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी एज वेल एज वॉइड परसेंट दोनों निकाल सकते हैं। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को अगर याद करो तो इसमें यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पे एटम्स तो प्रेजेंट होते ही थे, साथ में एक एटम ओवरऑल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें मैं क्या किया हूँ, हर एक कॉर्नर्स को कुछ सिंबल से मेंशन कर दिया हूँ ABCD यूज़ करके, तो उसको भी आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। और इस केस में बच्चों जो एज लेंथ है उसके लिए मैं A यूज़ करूँगा, जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, जो रेडियस ऑफ द एटम है, उसको हम लोग RC डोनेट करेंगे। और यहाँ पे जो FD की वैल्यू है उसके जगह मैं B यूज़ करूँगा, और जो FA है उसके लिए मैं C यूज़ करूँगा। तो आइए इन्हीं सब सिंबल्स का यूज़ करके अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर इस फिगर में ट्रायंगल
ई एफ डी को ऑब्जर्व कीजिए, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, जिसको यूज करने बाद कुछ ऐसा मिलेगा हमें, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। यहाँ पे एफ डी, ई एफ और ई डी इन सब की वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो एफ डी क्या है हमारा बी, और ई एफ और ई डी दोनों ही क्या है एज लेंथ, जिसकी वैल्यू कितना है ए। तो इसको अगर पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर मिल गई। जब बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस √2a, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, अगर बच्चों आप लोग फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए तो उसमें ए एफ जिसको हम लोग सी से मेंशन किए हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू आर। ये तो आप लोग फिगर देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। तो C इक्वल टू 4R, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देंगे। नाउ अब हम लोग ट्रायंगल AFD की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को बच्चों अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए एफ की वैल्यू क्या है, सी मेंशन किया था, एफ डी क्या है, बी मेंशन किया था, ए डी क्या है, एज लेंथ है ए हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के इसमें पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू क्या थी, √2a। तो इसको जब पुट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन दिखेगा। √2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3a स्क्वायर। तो अगर बच्चों c स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस √3a, और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो यहीं से बच्चों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऑब्जर्व कीजिए तो दो अलग c की वैल्यू मेंशन्ड है। एक जगह c इक्वल टू 4r है और दूसरे जगह c इक्वल टू √3a। तो बच्चों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं कि 4r इक्वल टू √3a, और ये हमें मिल गया a और r के बीच का रिलेशन। तो मैं क्या बताया था, a और r का रिलेशन मिलते ही हमें a की वैल्यू r के टर्म में लिख लेना है। तो इस रिलेशन से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4/√3 इंटू r। इसको डाल लेते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ से तो हमें मिल गया a की वैल्यू r के टर्म में। अब बताइए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में z की वैल्यू कितनी आई थी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल, बताइए। हाँ 2। तो बच्चों इस केस में z इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब हमें z की वैल्यू भी मिल गई, a की भी वैल्यू r के टर्म मिल गई, तो बस पैकिंग एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा फॉर्मूला, इसमें हम लोग z की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना आ जाएगा, 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना आ जाएगा, a³ इंटू 100। यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 4 से उठा के पुट कर देंगे, 4/√3r। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे भी r³ मिल जाएगा, ऊपर r³ पहले से है, तो r³ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बस कांस्टेंट वैल्यूज़। उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 68%। तो इस तरीके से बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ बीसीसी लैटिस इज 68%। और यहाँ से अगर मैं पूछूँ इस केस में वॉइड परसेंट कितना होगा, तो बस 100 में से माइनस कर देना पड़ेगा। तो 100 - 68 इक्वल टू 32%। इस तरीके से बच्चों वी कैन कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी एज वेल एज वॉइड परसेंट इन केस ऑफ बीसीसी लैटिस। Now पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर।
तो बच्चों जैसा मैं आप लोग को पहले ही बताया था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स सभी 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में सभी 6 फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। और कैलकुलेशन के लिए बच्चों हम लोग इस केस में भी एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ द एटम को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो लेंथ ए सी है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इन्हीं सब सिंबल्स को अपने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर इस फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ए डी सी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है? बी। ए डी और डी सी दोनों ही एक्चुअल में हमारे एज लेंथ हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। तो इन सब की वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब बच्चों अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी? यस, √2a। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मेंशन कर देंगे। अब फिर से अगर आप फिगर को ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ पे जो AC लेंथ है जिसको हम लोग b से रिप्रेजेंट किए हैं वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस मिलेगा, इसलिए हम लोग b की वैल्यू 4r भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद इसको हम लोग इक्वेशन 2 से मेंशन कर दे रहे हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक जगह b की वैल्यू है √2a और दूसरे जगह b की वैल्यू है 4r। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4r इक्वल टू √2a। तो बच्चों यहाँ से तो हमें रिलेशन मिल गया r और a के बीच में। तो जैसा मैं पहले बताया था, जैसे हमें r और a का रिलेशन मिलेगा वहाँ से हम a की वैल्यू r के टर्म में लिख लेंगे, जो कि हमारा कुछ ऐसा मिलेगा a इक्वल टू 4/√2r। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 2√2r। इसको हम लोग इक्वेशन 3 से मेंशन कर देंगे। नाउ एफसीसी लैटिस में बच्चों एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट था? याद कीजिए, हाँ 4। तो इस केस में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, और इसको इक्वेशन 4 से हम लोग मेंशन कर देंगे। तो देखिए हमारे पास a की भी वैल्यू मिल गई r के टर्म में और z की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो चलिए दोनों ही इक्वेशन का यूज़ करके पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला ये था। यहाँ पे जब हम ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन कैसे आगे बढ़ेगा। z की वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम हो जाएगा हमारा 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा a³। उसके बाद a की जगह हम लोग 2√2 पुट करेंगे, जिसका होल क्यूब हमें कैलकुलेट करना होगा। और जैसे ही डिनोमिनेटर में हम लोग होल क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी बच्चों हमें r³ मिल जाएगा। ऊपर में पहले से r³ था, नीचे में भी r³ मिल गया, तो r³ से r³ कैंसिल, बच गया हमारे पास नंबर्स जिन्हें हम लोग ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसके बाद हमें वैल्यू कितना मिलेगा? 74%। इस तरीके से बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ एफसीसी लैटिस विल बी 74%। और यहाँ पे अगर हम लोग वॉइड परसेंट की बात करें तो वही चीज़ 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस कर देना पड़ेगा, जो कि हमारा आएगा 26%। तो बच्चों ये था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी एंड वॉइड परसेंट इन केस ऑफ एफसीसी लैटिस। चलिए अब हम लोग तीनों ही यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में हमारा पैकिंग एफिशिएंसी था 52.4%, बीसीसी लैटिस में 68% और एफसीसी लैटिस में 74%। तो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी विल बी सिंपल क्यूबिक लेस देन बीसीसी विच इज लेस देन एफसीसी। मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग
एफसीसी केस में होता है। इसीलिए अगर तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा सॉलिड एफसीसी वाले को ही माना जाता है, क्योंकि जितनी अच्छी पैकिंग उतना अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब उतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, और इसकी वैल्यू जितना ज़्यादा वो सॉलिड उतना ही ज़्यादा अच्छा। तो इस तरीके से अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो एफसीसी वाला सॉलिड सबसे अच्छा होता है। नाउ डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है, जैसा हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग को पूछा जाए डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको इक्वेशन 1 से मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, हाँ साइड का क्यूब हो जाएगा। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो देखिए बच्चों यूनिट सेल में जितने एटम्स प्रेजेंट है ना, सबका जो टोटल मास होगा वही हमारा मास ऑफ यूनिट सेल होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल। अब मास ऑफ ऑल एटम्स कैसे निकलेगा, तो देखिए जैसा हम लोग जानते हैं सारे एटम सेम है, तो एक एटम का जो मास होगा वही सारे एटम्स का होगा। तो एक एटम का मास को हम लोग m अगर एज्यूम कर लें तो उसके बाद हम लोग टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मास ऑफ ऑल द एटम्स मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी z इंटू एम। इसको हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं इक्वेशन 3 से। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 2 से वॉल्यूम की वैल्यू और इक्वेशन 3 से मास की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी z इंटू एम अपॉन ए क्यूब। तो ये है बच्चों फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इन द टर्म ऑफ मास ऑफ एन एटम। अगर हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास ऑफ द एटम के टर्म में लिखना चाहे तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। कैसे, तो देखिए जैसा हम लोग जानते हैं मास ऑफ एन एटम कैन बी गिवन बाय मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, जहाँ पे कैपिटल M क्या है मोलर मास ऑफ द एटम और Na क्या है एवोगैड्रो नंबर। तो इक्वेशन 5 से मास ऑफ एन एटम जो कि स्मॉल m है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमारा जो डेंसिटी का नया फॉर्मूला मिलेगा वो हो जाएगा z इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू Na। तो ये जो हमारे पास बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला आया, इससे कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। वो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, वैल्यू पुटिंग न्यूमेरिकल होता है। यहाँ आप देखिए हमारे पास डेंसिटी है, z है, m है, a है और na है। ये 5 वेरिएबल हैं। इनमें से एक को छोड़ के बाकी सब डाटा प्रोवाइडेड रहेगा और एक को आपको पूछ लेगा। तो इस तरीके से बच्चों वैल्यू पुटिंग न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।